हम्म। हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। स्टूडेंट्स, नाउ very less days are left and NEET is approaching gradually and fastly. So this is the time, again and again I am saying to you to focus on sample papers or the previous year NEET papers, at least one in a day, and then analyze yourself in which area or in which topics or the chapters you are lagging behind. Revise them, make your concept build, and enhance your this analysis makes you calculative, makes you accurate regarding your approach के in which direction you have to proceed और किस तरीके से आपको अपनी किस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना। Children, we were doing excretion, excretory products and their elimination. So just we are going to complete this chapter today. So let's start. यूरिन फॉर्मेशन तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था, आज इसको हम और आगे लेकर चलते हैं। Now, what role other what role the different parts of the nephron play during फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। देखिए जी, सबसे पहले बात करते हैं पीसीटी की। इसकी एटोमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम से मिलकर बना होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। दूसरा, नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वाटर, मैक्सिमम काम इसी हिस्से में हो लेता है। ठीक है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मैक्सिमम वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड हियर। तो ये हिस्सा हो गया इसका रीअब्जॉर्प्शन वाला। ऊपर हो गया एनाटॉमिकल फीचर्स और ये नीचे आपका है ऑस्मो रेगुलेशन। So PCT helps in maintain a pH and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen ion and ammonia into filtrate, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्ब करना। तो इस बेसिस पर बहुत क्वेश्चन पूछा। बाइकार्बोनेट आयन तो एब्जॉर्ब करेगा और उसके बदले में अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया जाएगा। सो दैट इज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर है इसके। तो इसके अंदर आपके तीन वैल्यू पॉइंट हुए जिनको हमें फोकस करना है। अब आ जाइए हेनलेज लूप। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल हमने पढ़ा था दिस इज बेसिकली अ हेनले लूप जिसमें तीन पार्ट मिलकर इसको बनाते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब, हेयर पिन लूप और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का मतलब जिसमें जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ मूव करता है, और असेंडिंग लिम्ब जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव करता है। आप इससे एडजेसेंट डायग्राम को फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो ऑस्मोलैरिटी है वो इस तरीके से डाउनवर्ड्स बढ़ती चली जा रही है। आप डायग्राम में देखेंगे देन यू कैन ऑब्जर्व दिस। 300
मिली ऑस्मोलीटर पर लीटर, देन 600, देन 900, देन 1200। अब ये सीधा सीधा क्या बता रहा है? ये सीधा सीधा ये बता रहा है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब से नीचे की तरफ आता है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विल इंक्रीज एंड फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक, कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, इस बेसिस पर कि वाटर के लिए तो परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है। जब ही तो कंसंट्रेशन बन रही है भाई, इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ ही नहीं रहे ना अंदर जा रहे, तो इलेक्ट्रोलाइट सेम है, वाटर का आना जाना लगा हुआ है, सो दैट्स व्हाई दैट मेक्स कंसंट्रेटेड। तो ये सिस्टम डिसेंडिंग लिम्ब को क्या बना देता है? कंसंट्रेटेड डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर फिल्ट्रेट को, एंड फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक, फिल्ट्रेट बिकम, क्या आफत हो गई, क्लास ले रहा हूं। हेलो, है डाल दिए भैया, अभी बतानी जरूरी थी ये बात, अभी भी फोन नहीं रख रही अपना गाना। हाँ जी, हेनले इज, so Henle loop is permeable to water, descending limb especially, and almost impermeable to electrolytes। अब इस तरीके से डाउनवर्ड्स जाने पर क्या हो रहा है? दैट बिकम कंसंट्रेटेड। अब इसी तरीके से असेंडिंग लिम्ब में उल्टा होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये हो जाएगा परमिएबल और वाटर के लिए हो जाएगा इम्परमिएबल। देखो अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है जिसके ऊपर एमसीक्यू बनता है? एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से, एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से, दैट विल बी द नीट फेवरेट। ठीक है, एक्टिवली एज वेल एज पैसिवली, दोनों तरीके से क्या हो गया? ये इम्परमिएबल है, सॉरी परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो अब जब ये ऊपर जाएगा दैट बिकम डाइल्यूट और हाइपोटोनिक। बहुत आते हैं भाई क्वेश्चन इस पे, बहुत अच्छे तरीके से इसको दिमाग में रख लीजिए। तो देयरफॉर concentrate filtrate upward, it gets diluted due to passes of electrolytes to medullary fluid। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई जी बात? तो इसका मेन काम है कंसंट्रेशन को आल्टर करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, देखो इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, मेन रोल क्या है? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। अब नेक्स्ट ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? देखो यहां वर्ड यूज हुआ है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इट विल टेक प्लेस इन डीसीटी। अब ये कब होगा? जैसे कि आपका समर है, उसमें वाटर और आयंस का एक्सेसिव लॉस होता है हमारा। ठीक है, ड्यू टू सीवियर हॉट, भाई प्रेस्पायरेशन में बॉडी इन्हें दोनों को लूज करती है पसीनों में। ठीक है जी, तो अब इस समय पर क्या होता है? जो ये डीसीटी है, ये डीसीटी से कंडीशनल, कंडीशनल कंडीशन आपको मैंने बता दी क्या है कंडीशन। अब इस कंडीशन पर एक तो एल्डोस्टेरोन निकलना शुरू हो जाएगा, और दूसरा निकलना शुरू हो जाएगा एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन।
एडीएच और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। अब एडीएच ये निकल एल्डोस्टेरोन एड्रीनल आपका एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है और ये क्या करता है, ये सोडियम आयंस के लिए डीसीटी की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि सोडियम आयंस का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन किया जा सके। ठीक है जी। और एडीएच दैट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये क्या करता है, वाटर के लिए परमिएबल बना देता है। तो अब ऐसी कंडीशन में ये दोनों मिलकर क्या है, सोडियम आयंस और वाटर का जो हमारे शरीर में कमी हुई उसको पूरा कर दिया है इन्होंने। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। अब यहां पर ये फिर वही डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट आयंस का और सेलेक्टिव सिक्रीशन वही हाइड्रोजन और पोटेशियम। अब यहां पर यही अंतर है, ये अमोनिया का, दोनों में सिमिलरिटी क्या है भाई, पीसीटीबी ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है ये भी, तो हाइड्रोजन आयन दोनों आपका रिलीज कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अमोनिया का सिक्रीशन होता है, अमोनियम आयन का, और यहां पर सॉरी अमोनिया का, और यहां पर पोटेशियम आयंस का। कहां होगा, अरे है तो, लेकिन पोटेशियम आयंस भी तो एक्स्ट्रा है इसमें, पोटेशियम नहीं है उसमें, है केवल आपका हाइड्रोजन और अमोनिया। पुरानी बुक में, नई बुक में नहीं है तो उसको चेंज कर लो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस, इसका काम सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करना है। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीजें किसके बेसिस पर बन जाएंगी क्वेश्चन, इन्हें ही नीट के लिए इंपॉर्टेंस बन जाएगी इनकी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ मतलब मिनिमम है, होता तो दोनों में लेकिन मिनिमम। अब देखिए ये उसी को आपको दिखा रखा है कि किस किस तरीके से कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है और मेड्यूला के अंदर क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी फंक्शनिंग अच्छे तरीके से डायग्राम को अप टू डेट करके आपको जाना है ताकि आपको किसी भी तरीके का इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर, जो भी हमने समझा वही सारी डायरेक्शन इसके अंदर दी हुई है। नेक्स्ट देखिए जी, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है ये इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला में, कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और ये कंसंट्रेटेड बनाता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, ये कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज करता है। देखो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है वो पार्ट जो आपका पेरी, आपका वासा रेक्टा और हेनलेज लूप के बीच में आ रहा है। ठीक है, इंटरस्टिशियल, और इसे इंटरस्टिशियम या मेडुलरी इंटरस्टिशियम कह देते हैं। तो उसमें ये यूरिया को रिलीज करता है ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये भी पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाए रखता है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। मैमल्स के पास एबिलिटी है कि वो अपने यूरिन को कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। अब वो एक इनबिल्ड मैकेनिज्म है, जैसी सराउंडिंग होती है उसके बेसिस पर। मान लीजिए ठंड है तो वाटर इनटेक, वाटर आपका इफ्लक्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम हाइपोटोनिक यूरिन पास करते हैं, लेकिन जब सर्दियां होती हैं वी पास हाइपरटोनिक यूरिन, मैक्सिमम वाटर को कंजर्व किया जाता है। सो दैट इज टोटली सिचुएशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड। तो उसके बेसिस पर जैसा हमारे शरीर
के चारों तरफ का माहौल होता है, हमारा शरीर उसके हिसाब से ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन को डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है। और यही वजह है कि हम डेजर्ट, सहारा डेजर्ट से लेकर अंटार्कटिका तक सभी रीजन में सरवाइव कर पाते हैं। तो उसमें एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूरिन का अल्टरेशन, यूरिन के अंदर वाटर के अमाउंट का अल्टरेशन, और उसे ही हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये बेसिकली काउंटर करंट है क्या? काउंटर करंट का मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमने लिया था भाई, ये आप समझिए लूप ऑफ हेनले है, ये पूरा का पूरा, ये इसका डिसेंडिंग लिम, ये इसका असेंडिंग लिम। ठीक है जी। अभी इसमें हमने पढ़ा था कि जो वाटर है, सॉरी फिल्ट्रेट है, वो इसमें डाउनवर्ड मूव करता है और इसमें अपवर्ड मूव करता है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम इसके साथ साथ जो दूसरा चलेगा वो ले लिया हमने, अब ये हो गया जी वासा रेक्टा। ठीक है जी। तो वासा रेक्टा में भी उसी तरीके से क्या होगा, यहां पर डिसेंडिंग लिम और यहां पर असेंडिंग लिम। इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब इनके बीच का जो ये पोर्शन है, ये हो गया आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक ही ट्यूब के अंदर, बड़ी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही तो है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, उसमें एक ही ट्यूब के अंदर दोनों में फिल्ट्रेट का मूवमेंट अपोजिट है, और इसी को ही कहते हैं काउंटर, मतलब अपोजिट करंट मतलब मूवमेंट, कि मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट इज अपोजिट इन अपोजिट ट्यूब्स, पैरेलल ट्यूब्स। ठीक है, दैट इज नेम्ड एज काउंटर करंट। अभी आपको बताया कि डिस्टल, सॉरी डिसेंड डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जा रहा है तो कंसंट्रेटेड हो रहा है, और असेंडिंग लिम्ब में डाइल्यूट हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब में डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब वो किस तरीके से हो रहा है ये हमने समझ तो लिया, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है NaCl और यूरिया, इन दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज ही किसमें बदलाव लाता है? ऑस्मोलैरिटी में लाता है बदलाव। अब वो ऑस्मोलैरिटी में बदलाव कैसे होता है, देखिए इसको समझते हैं। देखिए जी, ऑस्मोलैरिटी में बदलाव किस तरीके से होता है, देखिए यहां वही चीज कह रखी है। देखो आप देखेंगे तो हेनलेज लूप अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म काउंटर करंट, द फ्लो ऑफ दो ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो इन काउंटर करंट। प्रॉक्सिमिटी, ये बात मैं बता ही चुका हूं, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काउंटर करंट और प्रॉक्सिमिटी दोनों मिलकर ऑस्मोलैरिटी को, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी को डाउनवर्ड्स इनर इंटरमेड्यूलरी स्ट्रीशियम फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला मेंटेन करते हैं ये। ठीक है जी। और इसे क्या पढ़ेंगे? 300 मिली ऑस्मोलीटर पर लीटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ब्लड को तो ले रहे हैं हम 1 लीटर में, उसके अंदर इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड है उसकी क्या ऑस्मोलैरिटी है, उसके बेसिस पर हम इसको देख रहे हैं। अब यहां पर देखो मेन मुद्दा किस चीज के ऊपर आ रहा है, देखो स्पेशली कह रहे हैं ये किस बेसिस पर है?
NaCl एंड यूरिया, और दूसरा हो गया ये काउंटर करंट और आपका प्रॉक्सिमिटी, दो चीजों के ऊपर। ठीक है, अब देखो NaCl को लेते हैं। NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle। ठीक है जी, और ये वापस एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, NaCl एक्सचेंज बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, और फिर दोबारा से इसे NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम, रिटर्न टू इंटरस्टिशियम, दैट इज बाय ascending limb of वासा रेक्टा। तो ये तीन बातें आपको NaCl के लिए दिमाग में रखनी है। ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एक्सचेंज कौन कर रहा है उसे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और वापस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कौन रिलीज कर रहा है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब इसी तरीके से दूसरी बात करते हैं। अब बात करते हैं NaCl की, तो हो गई यूरिया की। इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर इन द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यूरिया एंटर हो गया किसमें? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है जी, वापस ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम, ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है जी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का दोनों में रोल है। तो ये क्वेश्चन बन गया नीट के लिए कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो NaCl और यूरिया दोनों को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। और इसमें अब वो ये भी पूछ सकता है कौन सा पार्ट ऐसा है जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो डिसेंडिंग, वो तो उसके ही पार्ट है। वो नीचे की तरफ जो आ रहा है वो थिन ट्यूब हो जाएगी असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब की, और जो ऊपर के जा रही है वो असेंडिंग लिम्ब की थिन ट्यूब हो जाएगी। उसको अलग से नहीं रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले दोनों के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो ये नीट के लिए स्पेशल हो जाता है। ठीक है, अब इस बेसिस को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। और इसी ऑस्मोलैरिटी का मेंटेनेंस ही जो है वो 99% तक कंसंट्रेटेड हो जाता है। केवल 1 से 1.5 लीटर ही हम एक 180 लीटर का यूरिन के तौर पर पास आउट करते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड द ओरिजिनल फिल्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? तो देखिए ओरिजिनल फिल्ट्रेट का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो उसी तरीके से आप देख रहे हैं। जैसे जैसे नीचे जा रहा है बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ऊपर आ रहा है कम हो रहा है। So presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. So human kidneys nearly 4 times concentrated than the initial filtrate. ठीक है जी। अब नेक्स्ट फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर भी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें ये बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से किडनी फंक्शंस का रेगुलेशन होता है, हाउ किडनी फंक्शंस आर रेगुलेटेड। तो इस रेगुलेशन को समझते हैं कि हाउ दीज किडनी फंक्शंस रेगुलेटेड।
और ये इनका रेगुलेशन 3 तरीके से होता है, आपका हाइपोथैलेमस, जेजीए और कुछ हद तक हार्ट भी इसका रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। तो जरा पानी की बोतल निकाल दी, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका किसकी, हाइपोथैलेमस। देखिए ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं अगर ब्लड वॉल्यूम में कुछ भी चेंज होता है, या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में, या आयनिक कंसंट्रेशन में, ठीक है। तीनों में से किसी भी चीज में चेंज होगा, ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज हो, या आयनिक तो इनके चेंज होते ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब क्या होगा, एक्सेसिव लॉस हुआ जब ही तो चेंज होगा, और ये एक्टिवेट हो गए। इनके एक्टिवेट होते ही हाइपोथैलेमस एडीएच या वैसोप्रेसिन निकालना शुरू कर देगा न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब जैसे ही एडीएच निकलेगा, ये लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स यानी कि डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, मेजरली डीसीटी, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिनेशन, ठीक है, उसको रोक देगा और वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जैसे ही बॉडी वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम वापस ठीक हो जाएगा, ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे और एडीएच का निकलना बंद हो जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया। अब एडीएच इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट्स अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये जबरदस्त वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर दैट आल्सो इंक्रीज द ब्लड ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड दैट आल्सो इंक्रीज द जीएफआर। तो इस तरीके से एडीएच दो तरीके से हेल्पफुल है, और ये फ्लो चार्ट फॉर्म में या करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म में या सीक्वेंस फॉर्म में किसी भी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जेजीए सेल्स वाला हम कल कर ही चुके हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये इसको दूसरे तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए अब जैसे ही या तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में कमी आए, या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर में कमी आए, या जीएफआर में कमी आए, तीन बातें देखो, वहां भी तीन थी यहां भी, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है जहां भी 3 या 4 वर्ड्स एक जैसे तरीके के होते हैं उनका उसके ऊपर एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यह आपका या तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में कमी आए, या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर में कमी आए, या जीएफआर में कमी आए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जो उसके अंदर ब्लड जा रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। तो इस चीज से जेजी सेल्स जो हमने कहां पढ़ी थी कल, स्पेशल मॉडिफिकेशन इन एफरेंट आर्ट्रियोल और आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जहां आपस में एक दूसरे के सामने है, तो वो अटैचमेंट वाला रीजन ही किसमें मॉडिफाई हो जाएगा, स्पेशली इन जीजी जेजी सेल्स में, और जिनको हम कहते हैं पूरे अपरेटस को जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और ये क्या रिलीज करेगा, रेनिन। रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजिन को, एंजियोटेंसिन पहले तो फर्स्ट में बदलेगा और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा। अब हमने पढ़ा था अभी कि एडीएच पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये भी उसी तरीके से पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, जिससे जीएफआर बढ़ जाएगी। और एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को, और जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन निकलना शुरू हो जाएगा,
और एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन और वाटर डिस्टल पार्ट से एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर देगा, जो हमने अभी पढ़ा था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में, एंड दैट इज नेम्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. दैट इज नेम्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. दैट इज नेम्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ठीक है, तो अब सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर कोई भी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में फॉल आता है या ब्लड प्रेशर में ग्लोमेरुलर या जीएफआर में, तो तुरंत क्या होता है, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो रेनिन रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं. रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है. एंजियोटेंसिन सेकंड जो है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जो डायामीटर को सिकोड़ देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जीएफआर इंक्रीज हो जाती है. दूसरी तरफ यही वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन निकल जाता है और वो सोडियम आयंस और वाटर को डिस्टल पार्ट से रीअब्सॉर्ब कराना बढ़ा देता है, और और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, दोनों मिलकर जीएफआर और ब्लड प्रेशर को ही इंक्रीज करते हैं, और इस मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं. अभी तक फाल की ही बात हो रही है, पहले भी ऊपर भी फाल की बात हुई. मान लो बढ़ जाए तो बढ़ने के लिए होता है फिर अट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर. तो अगर बढ़ गया ब्लड फ्लो तो ये वैसो डायलेटर की तरह वर्क करता है. ठीक है, डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को. तो एक तरीके से ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का जस्ट अपोजिट होगा. ठीक है, समझ में आ रही है बात. तो दैट इज द चेक ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट देखिए जी, मिक्टूरेशन. इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए वॉइडिंग और डिस्चार्ज ऑफ यूरिन. द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग, VOIDING, द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग और डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग और डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, दैट इज नेम्ड एज मिक्टूरेशन. ठीक है जी. अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए अब इसमें क्या है कि आपका ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लैडर वाल के अंदर. जैसे ही भाई एक यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 150 टू 300 ml यूरिन को स्टोर करना. अब ब्लैडर जब फुल्ली फिल्ड हो जाता है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजते हैं. हाइपोथैलेमस वापस मैसेज पहुंचाता है किसको, ब्लैडर मसल्स को, और ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते. अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसके बेसिस पर हमें इंट्यूशन होती है, हमें अर्ज आती है शरीर की तरफ से कि इट इज द टाइम टू पास द यूरिन. अब वो जिस तरीके से ब्लैडर की मसल सिकुड़ती हैं तो जो दो यूरेटर ब्लैडर में आकर खुल रही हैं वो इस आड़ी खुलती हैं, वो इस तरीके से खुलती हैं. ये अगर आपका ब्लैडर है तो ये ट्यूब्स इस तरीके से खुलती है ऑब्लिक, पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ से. तो जब ये प्रेशर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली इनकी ओपनिंग क्लोज हो जाती है. तो ये इनकी ओपनिंग ही स्फिंक्टर की तरह वर्क करती है. अब ओपनिंग क्लोज हो गई तो बैकफ्लो के चांस खत्म. तो अब दोनों यूरेटर की ओपनिंग तो बंद हो गई, केवल एक ओपनिंग बची जिससे यूरिन बाहर आ सकता है. तो सारा प्रेशर किसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस एक ओपनिंग के ऊपर, एंड यूरिन विल रिलीज आउट. समझ में आ रही है बात. सो दैट इज मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स. क्या बोलते हैं इसको, मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स. देखिए
कि नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड टू, यूरिन कहां पहुंच गया, और वॉलेंट stored till a voluntary signal is given by central nervous system, और वो कब दिया जाएगा, जब ब्लैडर फुल्ली फिल्ड हो जाएगा. This signal is initiating the stretching of urinary bladder as it gets filled with urine. अब in response, stretch receptors on the walls of bladder send signals to CNS. The CNS passes on motor message to initiate contraction of smooth muscles of bladder. ठीक है, and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine. क्योंकि इसके अलावा तो कोई और पोर बचा ही नहीं, ये दोनों पोर क्लोज हो गए, ये तो सेल्फ स्फिंक्टर की तरह वर्क करते हैं, तो बैकफ्लो ऑफ यूरिन थ्रू यूरेटर इज प्रिवेंटेड. So only one pore is left to pass the urine, and that will relax. Urethral sphincter will relax and urine will pass out, and that is process of release of urine is called micturition, and that neural mechanism is named as micturition reflex. Clear? Next देखिए जी. अब यहां पर ये यूरिन के फीचर्स आपको बता रखे हैं. अगेन दैट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखने हैं. एंड फीचर्स क्या है, देखिए ये सारे के सारे बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, ऑल दैट नीड टू नो केयरफुली. देख तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन लगभग पर डे में पास होता है. दूसरा, लगभग जो यूरिन का कलर होता है वो लाइट येलो होता है. दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस यूरोक्रोम. जो यूरोक्रोम होता है उस सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है. और स्लाइटली एसिडिक यूरिन होता है, pH 6 होता है आपका. तो सब चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है. नेक्स्ट, और करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, और लगभग पर डे हम 25 से 30 ग्राम यूरिया को रिलीज करते हैं पर डे. कहां पर बेटा, ये तो यूरिन है, ये यूरिया है बेटा, दोनों अलग अलग चीजें हैं. एडल्ट की ही बात हो रही है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट. वेरियस, अब यूरिन के एनालिसिस से हम बहुत सारी बीमारियों का भी पता लगाते हैं. पहला है जी आपका इसके अंदर, एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का पता लगाते हैं हम, और दूसरा माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. यूरिन एनालिसिस से किस तरीके की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन दे दिए. तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, और दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. फॉर एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, दूसरा हो गया आपका डायबिटीज. ठीक है, तो अब यहां पर देखो एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग which diseases are analyzed through urine sample? Diabetes, phenylketonuria, malfunctioning of kidney, और एक और दे दिया. ठीक है जी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो ये तीनों ही हो गए. कोई और दे दिया आपको, क्रेटिन आपको दे दिया कि जैसे ब्रेन डिजीज या हेयर लॉस, कुछ भी आपको दे दिया. और अब इनमें से कौन सा कर सकते हैं, उनके ऑप्शन बना दिए 4. तो क्या होगा, ए बी एंड सी, तीनों ऑप्शन होंगे. तो इस तरीके से. ठीक है, अब ऐसे ही अगर ग्लूकोज ज्यादा पास हो जाए तो ये एक नॉर्मल डायबिटीज की निशानी है, ग्लाइकोसूरिया. ठीक है जी. मान लीजिए ग्लूकोज के साथ साथ कीटोन बॉडीज भी पास हो रही हैं, तो इसका मतलब है भैया सीवियर शुगर है, शुगर हाई है. समझ में आ रही है बात. अगर कीटोन बॉडीज भी साथ के साथ पास हो रही हैं, सो दैट मींस शुगर इज हाई, 300 से ऊपर शुगर है ये. और अगर केवल ग्लूकोज पास हो रहा है तो दैट इज द नॉर्मल सिम्टम ऑफ शुगर. ठीक है, तो इस तरीके से ये एनालाइज करने में हेल्प होती है. नेक्स्ट,
अब बाकी ऑर्गन्स का क्या रोल है, देखिए अब इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, अब एनसीईआरटी इस चीज को, देखो नाम यहां पर मैं कह रहा हूं नाइट्रोजनस के अलावा जहां भी बात होगी वहां एलिमिनेशन कहेंगे हम उसे, और नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए हम एक्सक्रीशन कहेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखें। देखिए ऑन एन एवरेज, देखो यहां से हमारा आ गया अब ये एक और नीट फेवरेट, 200 ml पर मिनट हम CO2 रिमूव करते हैं। तो ये एक क्या हो गया भाई, ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है। अब लीवर जो है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, विटामिन्स और ड्रग्स, इनको सिक्रीट करने में हेल्प करता है। देखो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन कहां से आते हैं, ये जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं तो उनका हीम पार्ट तो रिस्टोर कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, और जो उनका ग्लोबिन पार्ट है वो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन में बदल दिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बनता ही है शरीर के अंदर, और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो खत्म करने वो, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेट्स। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये नीट फेवरेट हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड्स इन द स्किन, ये भी सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्वेट वाला। Sweat produced by the sweat glands is watery fluid containing NaCl, small amount of यूरिया, लैक्टिक एसिड, कई बार आ चुका है ये नीट में। तो किडनीज के अलावा, यूरिन के अलावा भी यूरिया कहां से पास आउट होता है, स्वेट से भी पास आउट होता है। अब देखो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इट आल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मेंशन्ड अबव। तो स्वेट के दो काम हो गए, रिमूवल ऑफ वेस्ट लाइक lactic acid, urea and NaCl, and also cooling effect. अब next, sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum। ये फिर नीट के लिए है, ठीक है जी। दिस, अब ये बेसिकली क्या है, देखो बड़ा ध्यान से, दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, ये स्किन के ऊपर रिलीज किया जाता है तो वो ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब ये फिर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डू यू नो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। तो यूरिया हमारा किससे एलिमिनेट हो रहा है, मेजरली यूरिन से, स्वेट से भी स्मॉल अमाउंट, और आपका सलाइवा से भी स्मॉल अमाउंट। तो ये हमारा की फैक्टर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये अनकॉमन है, और जहां पर भी अनकॉमन चीजें रिलेट हो जाती हैं वहां पर चांसेस क्वेश्चंस के इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नहीं मान रही दोनों, ठीक है, लिखा तो मैंने, स्वेट, सलाइवा और यूरिन। अब मैं अंडू कर देता, अंडू वाला ऑप्शन खत्म हो गया, वरना तुझे सबूत भी दे देता। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए सबसे कॉमन है यूरेमिया,
यूरेमिया क्या होता है? जब यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या है, ये हार्डली हार्मफुल है और ये साइन है किस चीज का? किडनी फेलियर का। तो उसमें एक ही ऑप्शन रह जाता है, हीमोडायलिसिस, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई आपका वेन से किसी भी एक आर्टरी से, वो सॉरी वेन से ब्लड निकाला जाएगा और उसको किसमें पहुंचा दिया हमने? वही सेम डायलाइजर हो गया, डायलाइजिंग फ्लूइड हो गया, जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो कि हमारे ब्लड का है। बस कमी क्या होगी कि उसके अंदर नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो सारे नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट छनकर बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आ जाने के बाद उसके साथ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वाटर, मिनरल, आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये भी बाहर आएंगे। हमारे शरीर के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म क्या है उनका? रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन यहां रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है जी। तो देखिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, वो सॉरी मैं वेन बोल गया था, कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलाइजिंग यूनिट, आर्टिफिशियल किडनी। blood drained from the convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant, क्योंकि बाहर आते ही तो कोएगुलेट हो जाता है हमारा ब्लड। सो इट्स यूनिट कंटेन सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब किस काम आती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती हैं, हैविंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द nitrogenous waste. Porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient, higher to lower. ठीक है, as nitrogenous waste are absent in dialyzing, these substances freely move out, thereby cleaning the blood. So clear blood is pumped back to through a vein after adding antiheparin. तो ये सारा प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से, दिस इज बूम फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक। लेकिन एक लिमिटेशन है इसकी, और वो क्या है? नो चांस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। जो यूजफुल सब्सटेंसेस इसमें बाहर आ गए, उनको वापस शरीर में लेने का हमारे पास कोई आर्टिफिशियल मेथड नहीं है। सो दैट इज इट्स बिगेस्ट फेलियर, ये इसकी बिगेस्ट लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए किडनी ट्रांस आपका, भाई उससे भी काम नहीं चल रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा, और उसके पास चांस है कि वो किडनी को ट्रांसप्लांट करा सकता है, क्योंकि सोचना और करना में बहुत बड़ा अंतर है। भाई ब्लड मैचिंग, टिश्यू मैचिंग क्यों करनी जरूरी है? ये डिजीज वाले चैप्टर से रिलेट किया जा सकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए इसीलिए हमेशा रेसिपिएंट को ऑपरेशन के बाद भी, ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी रेसिपिएंट को तमाम जिंदगी इम्यूनो सप्रेसेंट्स खाते रहने पड़ेंगे, ताकि उसकी खुद का ही शरीर उस डोनर की दी हुई किडनी को विदेशी मानकर उसके ऊपर हमला ना कर दे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यूज टू ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। ये किसके ऊपर बेस्ड है? सेल्फ और नॉन सेल्फ। ये स्पेशल अपने और पराया, अपनी जैसी किडनी होते हुए भी दूसरे की पराई है वो। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस। तो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। नेक्स्ट, रीनल कैलकुली, जिसे हम पथरी कहते हैं, स्टोन्स। बेसिकली ये क्या है? देखिए, जो पालक है, टमाटर है, ठीक है, इनमें क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है इनके अंदर, और हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है, और वो कैल्शियम ऑक्जेलेट किसी किसी की किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, और वो क्या होता है? इकट्ठे होकर पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं, और जिन्हें ही हम स्टोन्स, पथरी या रीनल कैलकुली कह देते हैं। लास्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी भी इंफेक्शन की वजह से, और जिसकी वजह से वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता। ठीक है, क्लियर?
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आज इतना ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लोकोमोशन, जो कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, पहले बोन्स का और फिर पहले मसल्स और फिर बोन्स। तो कल कोशिश करते हैं कि उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। सो इसी तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ते रहिए। आप दौड़ने से भी ज्यादा कोशिश करनी है और ध्यान रखिएगा एक कम से कम प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर जरूर करें। दो हो जाए तो और बहुत बढ़िया। और जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। उन गलतियों का अभी सुधार हो सकता है, लेकिन ये गलतियां अगर वहां हो गई तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। सो दैट्स वाई build up yourself in these quality days. These are very, very important for all niche aspirants. So, कल मिलते हैं और फिर अगले चैप्टर को रिवाइज करके अपने आप को और मजबूत बनाते हैं।